हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट होल्डर के बारे में। ईसीआर पासपोर्ट जिनके पास है उन सारे लोगों को अगर इंडिया से बाहर जाना है, 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें अगर उनको नौकरी के लिए जाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है तो इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना पड़ता है जाने से पहले। जिनमें से जिन 18 कंट्रियों में से सऊदी अरेबिया भी एक कंट्री है। लेकिन ये इमिग्रेशन क्लियरेंस कई एजेंसी वाले नहीं लेते हैं और कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं लोगों को भेजने के लिए। तो अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है या फिर आपके जानने वालों का ईसीआर पासपोर्ट है तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझे कमेंट में एक सवाल पूछा था कि मेरा एजेंसी, जिस एजेंसी से मैं आ रहा हूं वो एजेंसी मुझे वाया दुबई होते हुए सऊदी अरेबिया भेज रहा है, तो क्या मैं आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। शायद उस लड़के को ये बात नहीं पता कि वाया दुबई होते हुए क्यों उनका एजेंसी उसे सऊदी अरेबिया भेज रहा है। उस कमेंट में उसने मुझे एक हिंट जरूर छोड़ा था कि मेरा ईसीआर पासपोर्ट है और मुझे मेरा एजेंसी वाया दुबई होते हुए भेज रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, किस हिसाब से शॉर्टकट अप्लाई किया जाता है। पहले आपको ये बता दूं कि ईसीआर पासपोर्ट होल्डर्स होते क्या हैं या फिर उनको ईसीआर पासपोर्ट क्यों दिया जाता है। ब्रॉडली दो तरह के पासपोर्ट होते हैं, एक होता है ईसीआर और दूसरा होता है नॉन ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जो क्लास 10 मैट्रिक से कम पढ़े लिखे लोग हैं उन सारे लोगों को ईसीआर पासपोर्ट दिया जाता है और उन्हीं लोगों को दूसरे कंट्री में, इन 18 कंट्रीज में अगर नौकरी के लिए जाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है तो उन सारे लोगों को इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना पड़ता है जाने से पहले। ये बात अलग एक प्रोसेस है। मैं पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया हूं कि ईसीआर पासपोर्ट को कैसे नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करना है। अगर आपका एजुकेशन 10 से कम भी है, क्लास 10 से कम भी है, तो कैसे उसे अपग्रेड करना है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। उसके कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप फॉरेन कंट्री में 3 साल अगर काम कर चुके हैं तो आपको ईसीआर पासपोर्ट से नॉन ईसीआर पासपोर्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एज का भी एक क्राइटेरिया है कि शायद 55 या 60 उम्र आप पार कर गए हैं तो आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा कंडीशंस है। अगर आप आगे पढ़ लिए हैं, 10 से आगे अगर और पढ़ लिए हैं तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। ओके, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप वो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। तो ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों को मिलता है जो मैट्रिक क्लास 10 से कम पढ़े लिखे होते हैं। अब मान लीजिए किसी को उन 18 कंट्रीज, जो 18 कंट्रीज जिसमें इमिग्रेशन क्लियरेंस चाहिए होता है, उनमें से जॉब ऑफर आता है या फिर नौकरी का कोई भी एक रिक्वायरमेंट आता है। ओके, आगे प्रोसीड करने से एक और बात मैं क्लैरिफाई कर देता हूं आप लोगों को कि इमिग्रेशन क्लियरेंस चाहिए क्यों इमिग्रेशन या फिर इंडियन एम्बेसीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाता है जो उन लोगों का जो क्लास 10 से कम है। इसीलिए करवाते हैं क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। इंडियन एम्बेसी ये नहीं चाहता है कि आप उन कंट्री में जाए और वहाँ पे जाके फंस जाए। बहुत सारे ऐसे कहानी आप लोगों ने सुना होगा जिसमें लोग जाते हैं इंडिया से उस कंट्री में और वहाँ पे कुछ दूसरे काम के लिए ले जाता है और उनको कुछ और काम के लिए करवाता है। कोई आदमी वहाँ जाता है, वहाँ कोई उनको कांटेक्ट ही नहीं रहता है, वो गायब हो जाते हैं। तो इस केस में इन सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो लेबर इश्यूज हैं, उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इंडियन एम्बेसी पहले एक इन्वेस्टिगेशन करता है, इसके बाद इमिग्रेशन क्लियरेंस देता है। और ये इमिग्रेशन क्लियरेंस वीज़ा स्टंपिंग के बाद होता है। ठीक है, इसको मैं आगे सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये था सारा डिटेल्स कि इमिग्रेशन क्लियरेंस होता क्या है, ईसीआर पासपोर्ट किनको चाहिए, ये सारी बातें। अब मैं आता हूँ मेन जो सब्जेक्ट है, मेन कंटेंट है उसके बारे में। अगर आपका एजेंट आपको ये बोलता है, आपका एजेंसी आपको अगर ये बोलता है कि मैं आपको वाया दुबई होते हुए भेजूंगा सऊदी अरेबिया या फिर उन 18 कंट्रीज में जहाँ पे इमिग्रेशन क्लियरेंस चाहिए, वाया नेपाल होके भेजूंगा, वाया बांग्लादेश होके भेजूंगा, तो आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए
कि कुछ बैकग्राउंड में गलत हो रहा है। कई ट्रैवल एजेंसीज इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं करवाते हैं, बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको वाया इन जो कंट्रीज हैं, जो जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, यूएई या फिर कहीं दूसरे कंट्री से भेजते हैं। आपको अगर इंडिया से अगर सऊदी अरेबिया डायरेक्ट आना है ईसीआर पासपोर्ट में नए वीज़ा पे, तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस चाहिए। जब आप इमिग्रेशन क्लियरेंस में जाएंगे तो आपको पूछेगा कि वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ है, आप दिखाएंगे तब आपको जाने दिया जाएगा सऊदी अरेबिया। आपके पास अगर इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं है और एजेंसी वाले क्या करते हैं, आपको टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं दुबई का। ध्यान से सुनिएगा, टूरिस्ट वीज़ा आपको लगाते हैं दुबई का, और आप दुबई जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा में, और वहाँ से फिर वो आपका फ्लाइट करवाते हैं दुबई से सऊदी अरेबिया का। तो उस समय वहाँ पे इमिग्रेशन वाले इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं पूछते हैं। अब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई सऊदी का वीज़ा तो मेरे पासपोर्ट में स्टम्प है ऑलरेडी। इमिग्रेशन वाले इंडिया में जब मैं दुबई जा रहा हूँ तो वो देखेंगे कि भाई तुम्हारे पास सऊदी का वीज़ा है और नया ही वीज़ा है, ये अनयूज्ड वीज़ा है, ये तुमने सऊदी ट्रैवल नहीं करा है, तुम्हारे पासपोर्ट में एंट्री स्टाम्प नहीं है, तो तुम दुबई क्यों जा रहे हो। ओके, ये सवाल पूछेंगे वो। तो उसके लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था निकाल रखा है ये जो एजेंसी वालों ने, कि वो जो स्टिकर है वीज़ा स्टिकर सऊदी का, उसको निकाल देते हैं अच्छे से। ओके, और जब वो लड़का दुबई पहुंच जाता है या फिर कोई भी कंट्री से वो डिसाइड करते हैं, नेपाल, बांग्लादेश या फिर XYZ कोई भी कंट्री, तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियरेंस होने के बाद उसे पासपोर्ट में चिपका देते हैं। इसके बाद नया टिकट उनका रहता है, वो सऊदी अरेबिया ट्रेवल कर लेते हैं बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस का। तो ये एक शॉर्टकट है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सारे ट्रेवल एजेंसी को। ओके, अगर आप स्ट्रक्चर समझेंगे ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज का, तो इंडियन एम्बेसीज ने कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूव कर रखा है, सारे अप्रूव नहीं है। उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, वो अप्रूव नहीं है। वो आधा अधूरा काम करता है और थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, तो फिर इस तरह के शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं। और जब इस तरह के शॉर्टकट्स में कोई पकड़े जाते हैं तो फिर इमिग्रेशन वाले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले कोई नया नियम बना देते हैं, उससे सबको प्रॉब्लम होता है। तो ये जो मेन एजेंसीज हैं वो इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। जो छोटे छोटे अनअप्रूव्ड एजेंसी हैं वो शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट मत कीजिएगा कोई आपको इस तरह का अगर सुझाव देता है। हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आपका जब भी सऊदी अरेबिया से आपके लिए वीज़ा आया या फिर आप कोई कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो एक अप्रूव्ड एजेंसी से ही अपना सारा काम करवाइए। कुछ 1-2 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले जब ये इमिग्रेशन क्लियरेंस का सब्जेक्ट आया था, उस समय कई लोगों ने ये बात बताया था मुझे कि अब इमिग्रेशन क्लियरेंस होना बंद हो गया है। लेकिन जब मैं कुछ एजेंसी वालों से चेक करा तो उन्होंने मुझे डिटेल्ड कहानी बताया, इसका इनसाइड स्टोरी बताया कि ऐसा होता है, इसीलिए उनको ये लग रहा है बंद हो गया है। क्योंकि जो एजेंसीज होते हैं, जो अच्छे एजेंसीज होते हैं, अप्रूव्ड एजेंसी होते हैं, उनके नाम पे शायद वकाला आता है। इसके बाद वो शुरुआत से, स्क्रैच से, जीरो से उस काम को करते हैं। वीज़ा आपका प्रोसेस करते हैं, स्टम्पिंग करते हैं, आपका क्लियरेंस करते हैं, इसके बाद आपको पासपोर्ट देते हैं, आप तो ट्रैवल करते हैं। लेकिन कुछ एजेंसीज ऐसा है जो वीज़ा स्टम्प करके आपको पासपोर्ट दे देते हैं, इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं करवाते, बोलता है किसी और से करवा लो। और जब आप उस पासपोर्ट को लेके किसी और के पास जाते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो वीज़ा स्टम्प करने वाले एजेंसी के पास होता है या फिर जिसके नाम पे वकाला आया रहता है। तो ये सारा एक मिक्स, एक खिचड़ी पक जाता है। तो इसके बाद हम ये कंक्लूजन करते हैं, ये न्यूज़ फैलाते हैं कि भाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, ये कभी स्टॉप मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं। अगर आप 18 कंट्रीज में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपको इमिग्रेशन लेना पड़ेगा, और ये हो रहा है अगर आप सही जगह जाएंगे तो। जब भी आप कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाते हैं तो चेक कर लीजिए उनका नाम। इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट में भी उनका सारा लिस्ट दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन है और कौन अप्रूव्ड है, कौन नहीं है। ओके, और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी सऊदी या फिर गल्फ कंट्री या कोई भी कंट्री में नौकरी के लिए आने वाले हैं, पहले किसी भी एजेंसी वालों को फीस मत दीजिएगा। ओके, कुछ फीस जरूर चार्ज करते हैं, वो उनका राइट है, वो उनका सर्विस चार्ज है, लेकिन पहले मत दीजिएगा। ओके, पहले अगर देंगे तो वो फंसने वाला काम है। और जो एजेंसीज जेन्युइन होता है,
रिस्पेक्टेड होता है, वो आपसे फीस आपका काम करवाने के बाद ही लेता है, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि आपका पासपोर्ट उनके पास में है और आप उस पासपोर्ट के बगैर, जिसमें वीज़ा है, उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो जब आपको वो पासपोर्ट देते हैं तभी आपसे वो फीस लेते हैं और सारा काम अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जब भी कोई आदमी आपको ये बोले कि मैं शॉर्टकट तरीके से भेजने वाला हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं पैसे दे दूंगा और मैं आराम से आ जाऊंगा। किसी दिन अगर आप फंसेंगे तो फिर जितने पैसे दिए हैं उसका 10 गुना 20 गुना देना पड़ेगा और पता नहीं जेल हो जाए और हमेशा लाइफ टाइम बैन हो जाए ट्रैवल करने से। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट मत कीजिए कभी भी। ओके, पैसे दे के शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो ECR पासपोर्ट वाले हैं, क्योंकि कभी ना कभी उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस चाहिए और इस तरह की हरकत जरूर उनको फेस करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी आपका मन करता है जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात मुझे शुरुआत में बोलना चाहिए लेकिन मैं भूल जाता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर काउंट से क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 60% लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है, वो दिखता है एनालिटिक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, इस तरह के लोगों से बचिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।